इक्तसादी सर्वे के मोटे मोटे अदादोशुमार देखें तो 2.38% ग्रोथ रेट है आपका, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने, ज़राअत के शोबे ने आपकी तवक्को से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस की है। आपकी बड़ी क्रॉप जिसमें वीट है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, आपकी कॉटन क्रॉप अच्छी है, मेज़ बहुत अच्छी, बाकी और दीगर जो क्रॉप्स हैं वो आपकी पैदावार एकदम से उठा के उसको ऊपर ले आएंगे। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखें तो 1.21% ग्रोथ के साथ आपकी परफॉर्मेंस इंतहाई बुरी है। तो ये नंबर्स अगर आप लेकर जाएं और साथ अपनी जो आबादी के बढ़ने की रफ्तार है उसके साथ मुवाजना करें, और साथ जो मुल्क के अंदर महंगाई है पिछले चंद सालों से उसको साथ मिला के देखें, तो इसका मतलब ये है कि हम इकॉनमी को आगे नहीं ले जा रहे बल्कि पीछे की तरफ धकेल रहे हैं इसको मुसलसल। ये तीसरा चौथा साल होगा कि इन्फ्लेशन हाई है, आपकी ग्रोथ रेट बहुत थोड़ी है, और पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से या कम है या उसके करीब तरीन है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, आपकी महंगाई भी बढ़ रही है, और आपकी इकॉनमी नीचे जा रही है, ऊपर नहीं जा रही है। तो आपको कुछ ऐसी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसी मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है कि आपकी ग्रोथ रिवाइवल हो। आप 5-6% की ग्रोथ की शरह जो है सालाना बुनियादों के ऊपर, उसकी तरफ अपनी मनसूबाबंदी करें। लेकिन पिछले चंद सालों में ये हुआ कि जैसे ही हम 5-6% पे जाते हैं तो एक और बड़ी बुराई जो हमारे गले में आ लटकती है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। आपको डॉलर्स चाहिए उस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, और वो हमारे पास होते नहीं है। फिर हम भागे भागे IMF के दरवाजे पे जाके खड़े हो जाते हैं कि हमें कर्जा दो। जब तक IMF कर्जा नहीं देता तो ना कोई मल्टीलैटरल एजेंसी, ना कोई बाईलैटरल आपका दोस्त मुल्क अब आपको पैसे नहीं देता। तो हम इस साइकिल से पिछले 10-20 सालों से या पता नहीं कितने सालों से ऐसे फंसे हुए हैं कि उससे बाहर निकल ही नहीं रहे। 90s से ये शुरू हुआ है नॉन स्टॉप। हर साल 2 साल के बाद हम IMF के दरवाजे पर खड़े होते हैं, और हर साल के बाद हम दावा करते हैं कि हमने इक्तसादी बहाली का अमल मुकम्मल कर लिया, 6% ग्रोथ हासिल कर लिया। कई दफ़ा ऐसा कोई तुक्का लग जाता है हमारा, जैसे इस साल एग्रीकल्चर की क्रॉप बहुत अच्छी हो गई है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा हो गया जी, 2.25%, 2.5% पे हम आ गए हैं, अगले साल हम 5% पे चले जाएंगे, 3.6% का टारगेट है। तो लेकिन कोई फिर धचका लगता है हमें, फिर करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, इंपोर्ट ऊपर आ जाती है, इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और हम फिर फंस जाते हैं। और नतीजा क्या है, इस वक्त पाकिस्तान में डिवैल्यूएशन रुपये की बायस और आपकी इन्फ्लेशन के बायस आपने पॉलिसी रेट इतना ऊपर कर दिया हुआ था कि जितने आपने टैक्स इकट्ठे किए हैं सारे आपने इंटरेस्ट पेमेंट्स की मद में दे दिए, और आपके पास कुछ भी नहीं है। आप बैंकों से उधार पैसा लेते हैं बैंकों का कर्जा वापस करने के लिए। यहाँ आज हम खड़े। तो आज के प्रोग्राम में हम इन इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, बजट के अंदर किन इक़दामात की तवक्को करनी चाहिए या क्या होना चाहिए। हमारे साथ स्टूडियो शख्सियत है हारून शरीफ साहब, जो पाकिस्तान में सरमायाकारी बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन भी हैं, वर्ल्ड बैंक से भी और बहुत सारे इदारों के साथ काम भी करते रहे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम दस्तगीर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और ज़ुबैर मोतीवाला साहब मारूफ बिजनेसमैन हमारे साथ हैं। सबको खुशामदीद कहता हूँ। हारून साहब, आपसे काम का आगाज़ करते हैं जी आज के प्रोग्राम का। ये नंबर्स जो ग्रोथ के हैं और आबादी को साथ में लाएँ तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए, ये ना सिर्फ जुल्म कर रहे हैं, लेकिन हम असल इशू को, जो स्ट्रक्चर है या ढांचा है मईशत का, जिसकी वजह से ये बार बार होता है, उसको तब्दील करने की तरफ सिमत नहीं दे पा रहे। देखिए ना, आप जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे अपने इब्तदाइये में कि ग्रोथ के पैच आते हैं, इसके बाद बस्ट हो जाते हैं, फिर हम दोबारा डॉलर कमी होती है IMF के पास चले जाते हैं। तो स्ट्रक्चर में ख़राबी है, तो ये हो रहा है ना। स्ट्रक्चर में ख़राबी पॉलिसी शिफ्ट से बदलेगी। जब तक हम इकॉनमी के स्ट्रक्चर को डिवर्सिफाई नहीं करेंगे, नए सेक्टर्स को जो विनर्स नहीं पिक करेंगे, जैसे ईस्ट एशिया ने पिक किए थे कि जी हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज जहाँ पर है, गन्ने में नहीं है या कारें बनाने में नहीं है या किसी और में नहीं है, हमें रिसोर्सेज को, जिसको हम इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल रिप्रेशन कहते हैं, हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा ऐसे सेक्टर्स में, इंक्लूडिंग सर्विसेज, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो और हमें ग्रोथ की तरफ ले जाए। 240 मिलियन के मुल्क में आज हम नेट इंपोर्टर हैं इसेंशियल्स के, ये हकीकत है। ये इसको ख़त्म और इकोनॉमिक्स को 200-250 साल से बदली नहीं है। अगर आपने ये करंट अकाउंट के मेस से निकलना है तो 15% हर साल एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो ही आप निकल पाएंगे, वरना तो आप नहीं निकल पाएंगे। तो नदीम साहब, बात यह है कि एक तो पॉलिसी रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, दूसरा कुछ लोगों को खड़े होने की ज़रूरत है जो प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं कुछ कंस्टिट्यूएंसीज़ को, कि अब ये टाइम आ गया कि थोड़ा सा हम खड़े हों अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स के ऊपर और उनको कहें कि भाई बहुत हो गया, यू कैन नॉट कंटिन्यू एक्सट्रैक्टिंग। देखिए, हम कब से बहुत से एरियाज, मैंने आपको मिसालें दी, हम जैसे शुगर की इंडस्ट्री को सपोर्ट किए जा रहे हैं। अभी भी हमने 1.5 लाख उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। हम हर साल शुगर ही बेचा रहे हैं। अच्छा, अभी भी हम वो ओल्ड आर्केक
स्पोर्ट प्राइसिंग के मैकेनिज्म में बैठे हुए हैं। अभी भी हम यूरिया को आप देखें, हम सब्सिडाइज करते हैं। नाउ कंपेटिटिवनेस अगर लानी है तो हमें विनर्स पिक करने होंगे कि अब कैसे इनको compete किया जाए। मैं आजकल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एक कंपेटिटिवनेस पे काम कर रहा हूँ। वहाँ पर मैं देखता हूँ नंबर्स के कैसे हमारे कंपेटिटर्स ने, कैम्बोडिया ने, वियतनाम ने, बांग्लादेश ने तेज़ी से अपना ढांचा बदला है ताकि उनकी पॉपुलेशन को भी वो सर्व करे और वो बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकें। अब 30 लाख बच्चे और बच्चियां लेबर मार्केट में आ रहे हैं हर साल, ठीक है। 2 या 3% ग्रोथ के ऊपर आप उनके मैक्सिमम 20% को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। यही हो रहा है पाकिस्तान जी, बाकी लोग क्या करेंगे? देखें ना, आंसर कैश ट्रांसफर तो नहीं है सस्टेनेबल का। आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अगर पैदा करनी है तो उसके लिए 5-6 मुश्किल फैसले खड़े होकर लेने पड़ेंगे और उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, वो सही काम है। मेरे जो सियासी दोस्त हैं वो मेरे से बात करते हैं कि जी इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट है। मैं उनसे काउंटर सवाल करता हूं कि पॉलिटिकल कॉस्ट किसने बनाई है? आपने एक पेटनेज का मॉडल बनाया हुआ है कि जी अगर हम इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेंगे। अगर आप इसी मॉडल को तब्दील करें कि हमें परफॉर्मेंस पे वोट मिलेंगे, सड़कें बनाने पे नहीं मिलेंगे, ठेके देने पे नहीं मिलेंगे, तो वही कॉस्ट जो है वो सही इकदाम की तरफ चली जाएगी। अब मेरी तो एज ए पाकिस्तानी और एज एन इकोनॉमिस्ट जिन्हें दुनिया में काम की, मेरी तो तवक्को है कि बजट के अंदर 1-2 इकदामात ऐसे हों कि आप अपना खर्चा कम करके थोड़ा सा रिवाइवल ऑफ विनर्स की तरफ पैसा डालना शुरू करें। और पैसा खाली एलोकेट करना कोई कमाल नहीं है। देखें ना, उसको प्लान करना, नॉट द वे वी प्लान्ड आईपीपीज एंड अदर्स, और उसको आगे इंप्लीमेंट करने के लिए डेलीगेट करना प्रोफेशनल्स को, वो आपका काम है। और मैं क्लोज करता जो एक फनी सी चीज है, मैं खुद बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई 5-6 दौरे कर चुका हूं इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप पिछले 25 बरस के वजीर आजम और आंटूराज के सारे दौरों का खर्चा निकाल लें और ये देख लें कि इन्वेस्टमेंट कितनी आई, सो आई विल रेस्ट माय केस देयर। अशफाक तोला साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तोला साहब, आपको वेलकम भी करता हूँ। उनका मामला इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि कुछ 9,500 से कुछ 12,500 या 12,900 अरब रुपये पे टैक्स टारगेट हमने कर देना है। कौन सा मैजिक होगा कि एकदम से इतनी बड़ी जंप आ जाएगी? क्या करेंगे हम ऐसा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम, बात बहुत सीधी है कि अगर आप अपने टैक्स के निज़ाम को दुरुस्त कर लें तो आपकी जो सिस्टम में जो कैपेसिटी इस वक्त है वो 14 से 15,000 बिलियन की है। और ये जो हमने लास्ट ईयर भी जब 9,000 बिलियन, मैं इनको कह रहा था कि बेस टारगेट रखो अपना, 9,400 नहीं था। और हमारी जो टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट थी RRMC की, जिसमें 2.5 ट्रिलियन यहाँ पर मौजूद था, तो हमने कहा 9 + 11.5 ट्रिलियन का उस वक्त हम टैक्स इकट्ठा कर सकते थे अगर वो पूरी रिपोर्ट मिनोवन अगर उसको इम्प्लीमेंट आप करवा देते। मगर वहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमी इतनी वास्ट है हमारी कि वो हम नहीं कर सके, और उल्टा यानी कि हम उनमें से चीज़ों को हमने एलिमिनेट करके अपनी इकोनॉमी को सफोकेट कर दिया। आज उनमें से 2 चीज़ें ले रहे हैं, मिनिमम टैक्स ऑन एक्सपोर्टर और जो दुकानदारों से विदहोल्डिंग टैक्स की मद में जो हम 1% कर रहे हैं, 2.5% कर रहे हैं। इन दोनों को मिला के मेरे हिसाब से 750 बिलियन का टैक्स जनरेट कर सकते थे लास्ट ईयर भी। और 1-2 लोगों की रेड लाइन आ गई थी, किसी एक पॉलिसी इंस्टीट्यूशन में जाके कोई लॉबिंग शुरू कर दी और उन्होंने अपने मामला ठीक करा लिए। तो ये चीज़ें और कुछ हमारे पॉलिटिकल इश्यूज थे जो कि मिनिमम एसेट टैक्स पे हम चाह रहे थे कि एग्रीकल्चर लोगों को हम, या जो आपके जो रियल एस्टेट वाले हैं, इनको सबको हम ले आके उस टैक्स की मद में लेके आए ताकि इक्विटी टैक्स में क्रिएट हो। तो 12,900 इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो तोला साहब, आपके ख्याल में रियल एस्टेट सेक्टर में और ये रिटेल सेक्टर, 2 एरियाज बार बार डिस्कस होते हैं, इनमें कितना पोटेंशियल है जो हम टैक्स ले सकते हैं? देखिए, मिनिमम रियल एस्टेट का मैं अभी आपको अंदाजे के साथ इसलिए नहीं कह सकता कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड चीज है ही नहीं। रिटेलर के में मेरे पास डॉक्यूमेंटेड एक चीज थी कि आपकी जो सेल्स टैक्स की इनवॉइसेस करती थी और जितने टैक्सेस नहीं लगते थे वो मेरे पास इनवॉइसेस थी, तो वो 27.5 ट्रिलियन रुपीस की थी। इसमें अगर मैं 1% इनकम टैक्स ले लेता, जो कि रिटेलर एग्री करके थे, तो मुझे 25 से 27.5 बिलियन, 250 से 270 बिलियन आ सकता था। और अब अगर मैं उसको इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट के साथ लूँ तो 300-350 बिलियन आराम से आ जाएगा। वहां तक तो मैं ठीक हूँ। दूसरा, अगर आप रियल एस्टेट में देखें तो उसके डायनामिक्स डिफरेंट हैं। उसकी देखें, एक तो फाइलें बिकती हैं, एक आपका रेट का डिफरेंस है, एक आपका DC रेट है, एक आपका FBR रेट है, एक आपका मार्केट रेट है।
दूसरा, आपके पास जो सूबों के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस हैं, तो वहां से ये अंदाजा लगाना कि रियल स्टेट से कितना टैक्स आ सकता है इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर आपको ट्रू पोटेंशियल रियल एस्टेट की देखनी है तो आपने एक काम करना पड़ेगा कि आपको टैक्स, जो आपके सूबाई टैक्सेस हैं और जो आपके फेडरल टैक्सेस हैं, उनको कम करना पड़ेगा और आपकी इनकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी।